ठंडा गोश्त। सादत हसन मंटो। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से इसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरसरार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह जो गालबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा, हाथ में किरपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैर वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह को सर निवड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर इसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। इसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्ज़ां थे, मगर इसके कदो कामत और खदो खाल से पता चलता था कि कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को निचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर इसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर इसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भुना गई। ये भी कोई मोया जवाब है? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। इसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे इसके माथे पर हाथ रखकर इसने बड़े प्यार से पूछा, जॉनी, क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। इससे निगाहें हटाकर इसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो इसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। इसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कड़ी या दिमाग ही खराब है। झटका देने से इसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से इनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए इसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफ्तन दोनों हाथों से इसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया,
नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी भपियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहने और बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईश्वर सैया कसम वा गुरु दी, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बलाई होंठ भींचकर इसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया क्या बात है, तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने इस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमन बाजू में समेटकर इसने पूरी कुव्वत के साथ इसे भंबोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं, घुट घुट पा जफियां, तेरे निकले हड्डियां दी गर्मी। कलवंत कौर ने मज़ाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे या नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू इसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ इसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो इसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी निगाहों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बलाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ इसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफानो। ईश्वर सिंह ने इसके भरे हुए कूले पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बलाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कुचकुचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तरफ चाल। कलवंत कौर का बलाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, इसी तरह इसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर इसने घूर के इसके नंगे बदन को देखा और जोर से इसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गुरु दी, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। ये कहकर इसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लुओं को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा, उभरे हुए कूलों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बूसे लिए। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत न पैदा कर सका। जितने गुर और जितने दावे से याद थे, सब के सब इसने पट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे,
गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हामता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और इसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने इसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजर बाअमल अज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने कूंठे पर चादर पड़ी थी, इसको उतारकर इसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे सारा निचोड़ लिया है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हामता रहा और इसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ कौन है चड्डू, कौन है वो अल्फती, कौन है वो चोर पत्ता। ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूले पर हाथ रखकर एक अज़म के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी, खावा गुरु दी कसम। क्या इसकी तह में औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले, मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खावा गुरु दी कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ अस्पात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई, लपक कर कोने में से किरपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतारकर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो इसने वैशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत की मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जान दे अब कलवंत, जान दे। आवाज में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर इसकी मूंछों पर गिर रहा था। इसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिये और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, मैंने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब इसने इसका जायका चखा तो इसके बदन पर झरझरी सी दौड़ गई। और मैं भी 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक इनमें पैदा हुई। इसने कलवंत कौर से कहा, गाली न दे इस भड़वी को। कलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रंध गई। बताता हूँ, ये कहकर इसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और इस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान भी एक अजीब चीज है। कलवंत कौर इसके जवाब की मुंतजिर थी। ईश्वर सैया तुम मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट इसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चरा है माँ या मेरा। अब धीरे धीरे ही से सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो इसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत,
मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सब की तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात नहीं बताई तुम्हें। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने इसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धाबा बोला था, इसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी किरपान से जिससे तूने मुझे। छोड़ इसे। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, इसको मैंने उठाया और अपने साथ ले लिया। कलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर अपनी मूंछों से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं इसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईशर सैया, कलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूं, और मैं इसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पड़ी के पास थोहड़ की झाड़ियों तले मैंने इसे लटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जुबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निगलकर अपना हल्क तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से बमुश्किल ये आवाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन इसकी आवाज डूब गई। कलवंत कौर ने इसे झंझोड़ा। फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।